सुनसान सड़क पर मैं तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। अचानक मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। ये ब्रेक बहुत जल्दी में लगा था, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी डगमगाती हुई रुक गई। शायद मैं ना रुकता, मगर जो कुछ मैंने अपने सामने देखा था उसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया था। सामने सड़क पर एक कमसिन लड़की खड़ी थी, पूरे तौर पर सजी हुई, और हाथ में उसके कोई बोर्ड था। मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और सोचा, इस लड़की को जरूर किसी मदद की जरूरत होगी, या फिर ये आधी रात को भीख मांग रही है, और वह भी इतनी सच सवर के। अपने दिमाग में अलग सोच लिए मैं जब उसके पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि लड़की ने हाथ में जो बोर्ड थामा हुआ था, इस पर जो लिखा था, एक रात के 500 रुपए। यह पढ़कर मुझे शर्म आ गई और मैंने अपनी निगाहें झुका दी, जबकि अंदर ही अंदर मैं गुस्से से उबल रहा था। मैंने निगाहें उठाकर इस लड़की को देखा तो सोचा, कैसी मासूम लड़की है, और इसके माँ बाप इससे कैसा घिनौना काम करवा रहे हैं। मैं उनको जेल में डालूंगा, जहाँ पर चाइल्ड लेबर के खिलाफ अच्छी भारी कार्रवाई की जाती है। वहीं इसके माँ बाप पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो अपनी बेटी के साथ ऐसा जुर्म कर रहे हैं। मैंने लड़की को दोबारा देखा तो इसकी आंखों में बेबसी थी, मगर वह कुछ भी नहीं बोली। मैंने धीरे से कहा, लड़की तुम्हारा नाम क्या है? मगर दूसरी तरफ वह चुपचाप और खामोश खड़ी थी। मैंने 2-3 बार फिर से पूछा, लड़की अपना नाम बताओ और कहाँ रहती हो तुम? मगर वह चुप की चुप खड़ी रही। अब की बार मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जरा तेज से कहा, मुझे अपना पता बताओ, अपने माँ बाप का पता बताओ। मैं पुलिस वाला हूँ, अगर तुम ना बोली तो मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। इस बात पर लड़की के होठ पहले मुस्कुराहट में ढले और फिर वह रोने लगी। ऐसे रो रही थी कि मेरा दिल जकड़ा जा रहा था। मैंने इसको बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। इसे उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वह पीछे हो गई, यानी कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे छूऊं। मैं भी शर्मिंदा हुआ, मैं पीछे हट गया, मगर ये बात मेरे दिमाग में खलबली मचाए हुई थी। जो लड़की मेरा हाथ नहीं थाम रही, वह क्यों उस बुराई के काम पर लगी हुई है? यह सोचकर इस लड़की के लिए मेरे दिल में हमदर्दी पैदा हुई और सोचा, न जाने इसकी क्या परेशानी है जो वह ऐसे रात के 2 बजे यहाँ खड़ी है। खैर, मैंने उसे कहा, तुम मेरे साथ चलो, ये जगह खतरनाक है। इस बात पर उसने सर हिला दिया। मैं भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि वह बाहर ही खड़ी रही। जैसे ही मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा, वह लड़की बजाय गाड़ी में बैठने के भागती हुई वहां से खेतों की तरफ बढ़ी और उनके पीछे गुम हो गई। मुझे यकीन हो चुका था वह लड़की मुझसे डरकर भाग गई है। मैंने उसे बताया था कि मैं पुलिस वाला हूँ, शायद इसी वजह से वे भाग गई कि कहीं से भी जेल में ना डाल दिया जाए। दिल तो मेरा कर रहा था वहां से चला जाऊं, मगर अब ये मेरी इज्जत की बात थी। एक छोटी सी लड़की रात के 2 बजे यहाँ खड़ी है, मेरा हाथ पकड़ते उसे शर्म आ रही है, और जिस काम के लिए खड़ी है वह उसे इज्जत कैसे दे सकता है? ऊपर से मुझे चकमा देकर फरार भी हो गई। ये सोच दिमाग में आते ही मैं एक चक्कर लगाकर गाड़ी से बाहर निकला और इस तरफ दौड़ लगा दी जहाँ वह लड़की खेतों में गायब हुई थी। खेत काफी बड़े थे और ऊपर से रात के गुप अंधेरे में ढूंढने के बावजूद मैं कुछ भी सही तरीके से देख नहीं पा रहा था। मगर मैंने हिम्मत की और तकरीबन उसे 1.5 घंटे इधर उधर तलाश किया, मगर मेरी तलाश खाली गई। आखिरकार मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया और उलझे दिमाग से गाड़ी भगाकर अपने ठिकाने पर पहुंचा, जहां पहुंचते पहुंचते मुझे सुबह के 5 बज गए थे। अपने सारे कामों के दौरान भी वह लड़की मेरे दिमाग से एक पल के लिए निकल नहीं रही थी। आखिर में मैं सोने के लिए लेट गया, क्योंकि मुझे 8 बजे उठकर थाने पहुंचना था और बेहतर था 1 घंटे आराम कर लूं। वैसे भी पूरी रात का जागा हुआ था। इस 1 घंटे की नींद में भी वह लड़की मेरे ख्वाबों पर छाई रही, जिससे मैं झटक कर उठ बैठा और तैयार होकर थाने पहुंच गया। मेरे जाते ही बाकी सब लोग भी आने लगे। वहां मेरी नौकरी का पहला दिन था और मैंने इसी दिन वहां ज्वाइनिंग की थी। मैं कानपुर में रहता था, मगर किस्मत से मेरी नौकरी मेरठ में लगी। माँ बाबा तो नहीं चाहते थे कि मैं इतनी दूर जाऊं, मगर मैं समझ सकता था ये नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है। बेहतर है 2-4 साल गुजार लूं नौकरी करके, फिर अपने शहर में पोस्टिंग करवा लूंगा। इसलिए माँ बाबा के लाख मना करने के बावजूद मैंने इनकार नहीं किया, और इसका यही सबूत था कि वक्त से पहले थाने में मौजूद था। माँ ने मेरा साफ जवाब सुनने के बाद बहुत मना किया कि दिन के उजाले में चले जाना, मगर मैं पहले दिन ही अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता था। इस अफसर के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता जो पहले दिन ही वक्त से ना पहुंच सके। यूं ही वजह थी कि मैंने गाड़ी संभाली और मेरठ के लिए निकल खड़ा हुआ, मगर इसके बाद रास्ते में जो इस कमउम्र लड़की को देखा तो फिर ये सारा वाकया मेरे साथ पेश आया था। वहां पहुंचते ही मैंने अपनी ज्वाइनिंग दी, मगर वहां का सिस्टम बड़ा ही अजीब था। ये तो सुन रखा था कि पुलिस वाले खराब होते हैं, वो ढंग से कामकाज नहीं कर सकते,
मगर इस थाने की हालत देखकर वाकई इस बात पर यकीन आ गया। मैं वहां जाकर एमएलए को बुलाया और चंद बातें उन्हें बताई, जिस पर बाकी के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर हंस रहे थे। मुझे बड़ी उलझन हुई तो मैंने एक तीखी निगाह उन पर डाली। उसके बाद उनकी हंसी तो थम गई, मगर उनके एक दूसरे को करते हुए इशारे मैं अच्छी तरह से देख सकता था। मैं उलझन में था कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर जल्दी से उन्हें भेज दिया कि जाकर अपना काम संभालिए। इसी वक्त मेरा पीए अंदर आया और अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करवाने लगा। बाकी तमाम कार्यवाही के बाद मैंने उसे पूछा कि सब इस तरह हंस क्यों रहे थे। मैं उन्हें कोई जोक तो नहीं सुना रहा था। ये बात सुनकर पीए भी हंसने लगा, जिस पर मुझे एकदम से गुस्सा आ गया और मैंने तेज अंदाज में कहा, जो पूछा है इसका जवाब दो। वह ऐसी गरज देख कर कहने लगा कि इस थाने में अफसर ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ये लोग भी इसी वजह से हंस रहे थे। ऊपर से जो नया आता है वह चाहता है कि सब वर्दी में हो, डिसिप्लिन हो, मगर यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ नया आने वाला भी पुराने की तरह बस कुर्सी पर बैठकर ही खाता पीता है और चला जाता है। ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरत वाली थी। मैंने पूछा, ऐसा क्यों होता है और रोकना क्यों नहीं? क्या यहाँ कोई जागीरदार घराना है या यहाँ पर किसी का राज चलता है? एक बार फिर से पीए बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो लोगों को मसले ही नहीं होते। बस एक बार हुआ था, इसके बाद से कभी कोई छोटी मोटी रिपोर्ट ही दर्ज होती है। ये बातें मेरे लिए वाकई हैरान करने वाली थी कि मैंने पीए को जाने के लिए कह दिया, मगर जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा मैंने उसे फिर से रोक लिया और कहा, देखना, तुम्हारा कहा गलत साबित करके दिखाऊंगा। यहाँ के थाने में तुम्हें टिक कर भी दिखाऊंगा और यहाँ पर काम भी करूंगा। इतना बोलने की देर थी कि पीए के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, जिसे उसने छुपा लिया और तकरीबन भागता हुआ मेरे कमरे से बाहर निकल गया। ये सब बहुत अजीब था। एक इतना सुनसान सा इलाका था, ऊपर से यहाँ के लोग भी मुझे बड़े अजीब लगते थे और उलझे हुए महसूस हो रहे थे। खैर, मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि किसी तरह से काम किया जाए तो मैं इस थाने को बेहतर बना सकता हूँ। फिर जो पॉइंट दिमाग में आए वहाँ के कांस्टेबल को बोलकर उन्हें बताया कि ये काम किस तरह से होने हैं, और इसी तरह से मेरी ड्यूटी का पहला दिन खत्म हो गया। मगर मेरा वापस अपने क्वार्टर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो वहाँ कोई नहीं था जो मेरा स्वागत करता, और दूसरा मैं काफी बेचैन सा था। अगर अकेला क्वार्टर में जाकर बैठ जाता तो शायद ही तन्हाई ज्यादा महसूस होती। वापसी पर मैंने घर वालों से बात की और गाड़ी लेकर इस इलाके की सैर को निकल गया, ताकि यहाँ के रास्तों से थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर सकूं। मगर इस सब में भी दिल नहीं लगा और आधे घंटे बाद ही मैं अपने क्वार्टर में वापस आ गया। नहाकर खाना खाया जो नौकर दोपहर को ही बना चुका था, और लंबी तान कर सो गया। हैरत की बात तो ये थी कि रात को 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं खुद को बड़ा ताज़ा महसूस कर रहा था। अब करने को भी कुछ नहीं था। अचानक से ही मेरे दिमाग में कल रात वाली लड़की का ख्याल आया, जैसे वह मुझे सड़क पर खड़ी हुई दिखाई दी थी और मैंने उसके काम को खराब कर दिया तो ज़रूर वह आज रात भी वहाँ खड़ी होगी। यह सोच मेरे दिमाग में आते ही एकदम से मेरे पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई और मैंने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की। इसी जगह का तो मुझे अंदाज़ा था, मगर आज मैं ज़रा तैयारी के साथ जाना चाहता था। एक लाइट भी साथ रख ली। मैं जैसे ही सड़क पर पहुंचा तो मुझे दूर से ही वह लड़की खड़ी दिखाई दी। आज भी वह पूरे तौर पर बनी सवरी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने गाड़ी उसके बिल्कुल पास ले जाकर रोकी। कल तो मैं खुद परेशान था, मगर अब की बार मैंने चिल्लाते हुए कहा, अंदर बैठो गाड़ी में, तुम्हें तुम्हारी असल जगह पर पहुंचाऊं। सही ड्रामा बनाया हुआ है तुम। आधी रात को यहाँ आकर खड़ी हो जाती हो। मेरे गुस्से से कहने पर उस पर अच्छा खासा असर हुआ। देखने से लगता था वह भी मुझे पहचान गई है। पहले तो कुछ देर सर झुकाए खड़ी रही, जिससे मुझे और गुस्सा आ रहा था। फिर अचानक से लंबे लंबे कदम उठाते हुए मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। मैंने चैन का सांस लिया कि ये बैठी तो, वरना कल की तरह गायब हो जाती तो भला मैं क्या कर सकता था। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और इससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? मगर उसने मेरी किसी बात का भी जवाब नहीं दिया था। मैंने मुड़कर उसे देखा तो उसने हाथ के इशारे से बताया कि इस लाइन में है। मुझे यकीन हो गया कि वह लड़की गूंगी है, तभी तो कल उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। जिस तरफ लड़की ने इशारा किया था मैं उस तरफ गाड़ी चलाने लगा, मगर कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वह लड़की रो रही है। यही सोचकर जैसे ही मुड़कर देखा तो वह लड़की वाकई सिसकियां भरते हुए रो रही थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि सच में लड़की के साथ कोई बहुत बड़ा मसला है या कोई हादसा हुआ है। मैंने गाड़ी रोक दी और इससे इशारों में पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? शायद उसे मेरे इशारे समझ आ गए थे, तभी उसने अपने बाजू से कपड़े पीछे हटाए और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसके बाद ऊपर काफी बड़ा जलने का निशान था, जैसे किसी ने लोहे की रॉड से जलाया होगा। जख्म भी नया ही था। मैंने जैसे ही इसका हाथ देखने के लिए बाजू पकड़ा, वह एकदम से पीछे हो गई और मैं एक बार फिर से शर्मिंदा हो गया।
उसे कहा कि तुम फिक्र ना करो, अब मैं तुम्हें छूने की कोशिश नहीं करूंगा। मगर ये जख्म काफी बड़ा था। मेरे पास तो कोई दवाई या मेडिकल बॉक्स भी गाड़ी में नहीं पड़ा था। मैंने सोचा इसे अस्पताल ले जाता हूँ, फिर जिसने भी इस बेचारी के साथ ये सब किया होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, भले से मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ जाए। मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, अभी इसका इलाज हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। मेरी बात पर वो एकदम से चौंक गई, फिर सुकून से हो गई तो इशारे से कहा उसे पानी पीना है। मेरी जल्दी की हालत ये थी कि क्वार्टर से निकलते वक्त गाड़ी में पानी की बोतल भी नहीं रखी थी। अब मुझे अजीब महसूस हुआ, पर लड़की की हालत वाकई में खराब थी। मैं गाड़ी चलाता गया कि रास्ते में कोई घर वगैरह दिखाई दे तो वहां से पानी ले लूंगा, मगर इसकी नौबत नहीं आई। रास्ते में ही एक नल था, मैंने उतर कर वहां से एक बोतल में पानी भरा और जैसे ही गाड़ी के पास वापस आया तो खून के घूंट भर कर रह गया, क्योंकि वह लड़की गाड़ी में नहीं थी। मुझे एक बार फिर से चकमा देकर भाग गई थी। वह कामयाब हो चुकी थी। पहले मैंने उसे ढूंढने का इरादा किया, मगर चारों तरफ खेत थे और वह न जाने कहां पर छुपी हुई थी और मुझे जल्द से जल्द अपने क्वार्टर में वापस आना पड़ा। इसके बाद मैं 1 महीने तक अपने कामकाज में बहुत मसरूफ रहा। इस लड़की का ख्याल ही नहीं आया। वैसे भी थाने का चार्ज मेरे पास था। जैसे ही कुछ खाली हुआ, घर से पैगाम आ गया कि मेरी बहन का रिश्ता एक जगह तय करना है, तो आकर लड़के से मिलो। वह लड़का भी मेरठ का ही था और यही देखकर मेरे माँ बाप ने उस रिश्ते को पसंद किया था। घर गया तो चट मंगनी पट ब्याह की तैयारी चल रही थी और 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर मैंने अपनी बहन की शादी देख ली और उसे विदा कर दिया था। अब वह भी मेरठ आ चुकी थी। पीछे माँ बाप घर में अकेले थे तो उन्हें भी बड़ी मुश्किल से इस बात पर रजामंद किया कि वह मेरे क्वार्टर में ही रहे, जबकि वह अपना घर किसी तौर पर भी छोड़ने पर राजी नहीं थे। लेकिन मेरे बहुत ज्यादा कहने पर वह मेरे साथ ही रहने लगे। जिंदगी जो अब एकदम से फीकी थी, वह दोबारा से खूबसूरत हो गई थी, क्योंकि अब वापसी पर नौकर के फीके खानों की बजाय माँ के हाथ के बने लजीज खाने मिलते थे। उन्हीं दिनों मुझे एक काम से रात को फिर उसी सड़क पर जाना पड़ गया, मगर इस रोज वहाँ वह लड़की नहीं थी, बल्कि जो जगह वह लड़की खड़ी होती थी वहाँ पर इसका वही बोर्ड रखा हुआ था जिस पर लिखा था 1 रात के 500 रुपए। मैंने गाड़ी रोक कर इस बोर्ड को देखा तो इस पर खून लगा था, साथ ही इस लड़की की टूटी हुई चूड़ियां और जेवर गिरे हुए थे, जिसका साफ मतलब था कि कोई लड़की को जबरदस्ती या तो उठाकर वहां से ले गया है या फिर उसे बुरी तरह पीटने के बाद वहां से ले गया है। मैंने इस बोर्ड को वहीं पर पड़ा रहने दिया और इसकी पायल उठाकर गाड़ी में रख ली। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं इस लड़की को बचाने की कोशिश करता हूँ और वह मुझसे बचकर भागने की कोशिश करती है। अब उन लोगों को क्या जो उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गए हैं। जो काम मुझे करना था मैंने वह किया, मगर पूरा वक्त वही लड़की मेरे सर पर सवार रही। मैं यही सोचता रहा कि इसे अब कहाँ ढूंढूं, ना इसका नाम पता मालूम, ना ही कोई ठिकाना, कैसे ढूंढा जाए इसे। अगले दिन मैंने सारे काम जल्दी से किए और थाने से 1-2 इंस्पेक्टर को साथ लिया और इसी जगह पर चला गया जहां मुझे इस लड़की के खड़े होने का अंदाजा था। मगर रात की तरह वहां कोई चीज नहीं थी। लड़की के घर वाले सब कुछ उठा कर ले गए। शायद मेरे साथियों ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें यही बात कही कि रात को यहाँ 1-2 आदमियों को देखा था, बस उन्हीं का सुराग लगाने का सोच रहा था। अगर उन्हें हकीकत बता दी तो उन दोनों में से कोई भी मेरी बात पर यकीन न करता, क्योंकि एक तो उन्होंने इस लड़की को अपनी आंखों से नहीं देखा था और दूसरा वहाँ इस लड़की के पाए जाने का कोई सबूत मौजूद नहीं था। मैं घर आया तो पता चला मेरी बहन की इसके पति के साथ अच्छी खासी लड़ाई हो चुकी है और वह अपना बैग समेट कर मेरे घर आ चुकी है। ये एक नई परेशानी थी जिससे मुझे उलझन आ गई थी। मैं इसके पति से मिलने गया तो इस लड़के ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि बाकी का फैसला अदालत में ही होगा। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। एक तो बिना वजह मेरी बहन को घर से निकाल दिया और ऊपर से धमकियां दे रहा है। इस दिन पहली बार मैंने अपने उसूल तोड़े और घर में किसी को बताए बगैर मैंने 1-2 मुकदमे की फाइल तैयार की और सीधा बहन के पति के घर जाकर उसे हिरासत में ले लिया। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मगर ये सब देखकर वह सोचने लगा, अब तुम्हारी बहन को तलाक देकर ही रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बात सुनकर मेरा गुस्सा भी बढ़ चुका था। मैंने भी उसे उधर थाने में ही बंद कर दिया, मगर उसे बंद करने की देर थी मेरे घर में एक तूफान ही उठ चुका था। मेरी बहन पेट से थी। अपने बहनोई को थाने में जाने के बाद पता चला, लेकिन उनकी तो लड़ाई हो चुकी थी और अब मेरे बात पर आ चुकी थी। मेरी बहन पेट से है। मुझे जब ये खबर मिली अगले दिन ही वे बहन अपना चेकअप कराने अस्पताल गई, मगर वापसी पर पता चला किसी ने अस्पताल में मेरी बहन को धक्का दिया और वह धक्का इसके आने वाले बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुआ। जहां ये खबर शॉकिंग थी, वहां दूसरी तरफ मुझे थाने से खबर मिली कि मेरा बहनोई सुबह थाने से भाग गया है। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे बहनोई ने ही अपनी औलाद की जान ली है।
गुस्से से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने अपने बहनोई के घर की तलाशी ली तो वहाँ मुझे कुछ टूटी चूड़ियाँ मिली। वह चूड़ियाँ बिल्कुल वैसी थी जो मैंने उस रात वहाँ उस लड़की की देखी थी। मुझे यकीन हो गया कि मेरा बहनोई किसी गलत काम में पड़ गया है और इस लड़की का पता भी इससे ही चल सकता है। तभी तो मेरी बहन ने शादी के चंद महीने बाद ही अपना घर छोड़ दिया। बाकी पूरा घर छानने के बावजूद मुझे कोई और सबूत नहीं मिला। बहनोई भी नहीं मिलकर दे रहा था। मैं वापस आ गया और बहन से पूछने का सोचा कि खुलकर बात करनी चाहिए, मगर वह बेहोश थी। मैंने सब्र के घूंट भरे और अपनी बहन के होश में आने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह 2 दिन तक बेहोश रही। इस दौरान मेरे कांस्टेबल ने मेरे बहनोई, जिसका नाम अमन था, उसे भी हिरासत में ले लिया और मैं इसके पास से गया और उससे पूछा वह लड़की कहाँ पर है। मेरी बात पर वह हैरानी से बोला, तुम्हारी बहन ही तो है, तुम्हें नहीं पता क्या? मेरी बात पर वह भी परेशान लग रहा था, मगर मैंने उससे कहा वही लड़की जिसे तुमने अगवा किया है। मेरी बात पर वो सचमुच चौंक गया और उसके अंदाज अलग बदल गए थे। वह सचमुच मेरी बात नहीं समझ सका। मैंने अमन को पूरी बात बताई और कहा, अब बताओ कहाँ है वह लड़की? उसकी टूटी हुई चूड़ियाँ मुझे तुम्हारे घर पर मिली थी। अमन जैसे जैसे मेरी बात सुनता जा रहा था उसके अंदाज बदलते जा रहे थे। मैंने कहा, अमन ये ना हो कि मुझे मार के जरिए तुमसे सच गुलवाना पड़े। इस वजह से मेरी बहन तुम्हारा घर छोड़कर आई थी ना? मेरी बात पर अमन कहने लगा, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैं इस लड़की का जवाब तुम्हें कल दूंगा, मगर इससे पहले एक बार मेरी विनती है कि तुम इसी जगह पर जाकर इस लड़की को देखो। क्या पता वह वहाँ खड़ी हो। अगर ना हुई तो मैं तुम्हें जहाँ से कहोगे वह लड़की ला कर दूंगा और अपने जुर्म का कबूल भी कर लूँगा। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। शायद ना चाहते हुए भी मैं रात तक वहाँ इंतज़ार करता रहा, मगर इसी शाम मेरे बाप को दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें भी अस्पताल लेकर जाना पड़ा। एक रात और मैं इस लड़की का पीछा करने से महरूम रहा, जबकि अस्पताल के कॉरिडोर में रात के 2 बजे मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि अमन की बात कैसे साबित करूं और अगर वह लड़की मुझे वहां नहीं मिली तो किसी भी तरह इससे उसका जुर्म कबूल करवा सकूं। मगर बाबा की हालत बड़ी नाजुक थी, बल्कि सुबह तक उनकी हालत संभल गई थी। अगले दिन थाने गया तो अपने टेबल के दराज में मुझे इसी लड़की की पायल दिखाई दी, जिसे हाथ में थाम कर मैं इसके बारे में सोचने लगा। इसी वक्त मेरे कमरे में मेरा पीए दाखिल हुआ और इस पायल को देखकर वह भी घबरा गया। मैं सोचने लगा कि अगला ये ना सोचे, न जाने किस लड़की की पायल उठाए फिर रहा है। मैंने हड़बड़ा कर उसे बताना चाहा, मगर वह मुझे रोक कर कहने लगा, नहीं सर, आप मुझे सफाई मत दे। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने इसके रोकने के बावजूद इसे पूरा किस्सा बताया, जिस पर वह कहने लगा, सर बेहतर है आप इस मामले में मत पड़े। मैंने कहा, क्यों ना पढ़ूं? जब मेरे इलाके में ऐसे काम हो रहे हैं किसी को तो रोकना पड़ेगा। मेरी बात पर पीए कुछ कहता कहता रुक गया और बोला, सर जैसे आपको ठीक लगता है। मेरा काम रोकना था, लेकिन आप तजुर्बा लेना चाहते हैं तो आपके लिए मेरी तरफ से दुआएं हैं। पीए की बातों ने मुझे उलझा दिया था और अब तो वह लड़की मेरे लिए एक मुद्दा ही बन गई थी, जिसे मैं हर हालत में हल करना चाहता था। जब दोपहर को थाने से निकला तो सारा स्टाफ मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। वे मुझे कुछ कहना चाहते हों, मगर कह नहीं पा रहे थे। उनके अंदर भी बड़ी उलझन लग रही थी और कुछ परेशान लग रहे थे। मैंने अमन को देखा तो वह भी परेशान था, बल्कि मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और वहाँ से क्वार्टर चला आया। रात तक वहीं पर रहा। जैसे ही 2 बजने में 15 मिनट बाकी थे, मैं उसी जगह पर चला गया जहाँ वह लड़की खड़ी होती थी। और हैरानी की बात यह थी कि वह लड़की आज वहाँ बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। मैंने गाड़ी उसके करीब ले जाकर रोक दी तो वह लड़की मेरे कुछ बोलने से पहले ही चलती हुई आकर गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मैंने हैरानी से गाड़ी चलाना शुरू कर दी। जानता था कि ये लड़की कुछ नहीं बोलती, इसलिए चुपचाप इसे अपने घर ले आया। सोचा कि मेरी माँ खुद ही इससे सब कुछ पूछ लेगी और इसका ख्याल भी रख लेगी। लेकिन मैं जैसे ही गाड़ी को क्वार्टर के अंदर लेकर गया तो चौकीदार को कहा, इस लड़की को अंदर ले जाओ। चौकीदार ने पीछे का दरवाजा खोला तो हैरानी से कहने लगा, अंदर तो कोई भी नहीं है। मैं वापस मुड़ा और गाड़ी के अंदर देखा तो वहाँ वह लड़की मौजूद थी जिसे चौकीदार झुटला रहा था। मैंने चौकीदार से कहा, गौर से देखो, यही बैठी है। साथ ही लड़की को बाहर आने का कहा तो बड़े आराम से उतरकर बाहर निकली, मगर चौकीदार को अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी। जहाँ इसकी हालत पतली थी वहाँ मैं भी परेशान हो चुका था और अजीब सा डर लग रहा था। चौकीदार कांपते हुए कहने लगा, आपके पास इस लड़की का कुछ है? पहले तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन चौकीदार की हालत मुझे समझाने के लिए काफ़ी थी। मैंने जल्द से जेब से वो पायल निकाली तो चौकीदार ने कहा, ये इस लड़की को वापस कर दे और इससे कहे वापस चली जाए। मैंने यही किया और वह पायल लड़की के हाथ पे रखते हुए कहा, देखो तुम जो भी हो वापस चली जाओ। इतना बोलने की देर थी वह लड़की मुड़कर चलती हुई बाहर निकल गई।
जबकि पीछे मैं और चौकीदार काँप कर अजीब से हो रहे थे। चौकीदार मुझे अपने कमरे में ले गया और कहा, साहब यही वजह है यहाँ कोई एसएचओ नहीं आता, क्योंकि ये लड़की बहुत पहले ही मर चुकी है और इसे इस हालत में पहुँचाने वाला इसका बाप ही था, जिसने इसे इधर सड़क पर खड़ा कर दिया। गरीबी बहुत थी, मगर ये लड़की उधर ही खड़ी थी जब एक बार लड़कों की गाड़ी ने इसके साथ जुल्म किया और इसे मार डाला। 2 बजे इसी हालत में खड़ी होती है और 2:30 बजे के करीब वहाँ खून वगैरह पड़ा होता है। यह किसी के साथ ऐसे नहीं आई, मगर आप इसका जेवर उठा लाए थे। इसी वजह से मुझे लगता है आपके ख़ानदान पर मुश्किल आई थी। और मेरा बहनोई, मैंने चौकीदार से पूछा तो कहने लगा वह भी ये सब कुछ जानता है, मगर जब किसी ऐसी चीज़ का साया पड़ जाए तो ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। यहाँ जितने भी नए एसएचओ आते हैं सबके साथ ये होता है, क्योंकि इस वक्त जो एसएचओ था उसने उस लड़की को इंसाफ नहीं दिलाया था और ये खोज भी नहीं की थी उन लड़कों की। बस आपके लिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाएं। शायद आपको उसने इसलिए कुछ नहीं कहा कि आप उस लड़की को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे, वरना अब तक आपका बचना भी मुश्किल था। ये सब बातें सुनकर मेरी अजीब हालत हो गई थी और समझ गया था कि हमारे घर में सब कुछ इस लड़की का किया धरा है, वरना हंसते बसते घराने को तबाह होने में सिर्फ इतने कम दिन लगे। मैंने वापस जाने की बजाय उस लड़की का केस दोबारा से खोला और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन लड़कों को ढूंढने में कामयाब हो गया। फिर उसका केस अदालत में अपने तौर पर लड़ा। इंसाफ तो उस लड़की को नहीं मिला, मगर मैंने अपनी भरपूर कोशिश की। इसके बाद मुझे आज तक वह लड़की दोबारा दिखाई नहीं दी, मगर कहा जाता है अक्सर गांव वालों को उसके चीखने की आवाज़ें आती हैं। धन्यवाद दोस्तों।